चैनल सृष्टि's SST क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 के बारे में विच इज एग्रीकल्चर। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग अबाउट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ये क्यों लाना पड़ा हमारी कंट्री में, क्या जरूरत थी इसको लाने की। एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चलता आ रहा है और एग्रीकल्चर को इंडिया का बैकबोन माना गया है, यानी कि बैकबोन, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। क्लियर। अब क्या हुआ, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आने लगा और प्रोडक्शन लो जाने लगा। सो ये एक सीरियस चैलेंज क्रिएट कर दिया। जब पॉपुलेशन ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है तो क्या होगा, और जनरली अप्रॉक्स 60% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो बहुत सारे लोग जो है मर भी सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को लाएं। इसको इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि हाई पॉपुलेशन एंड लो प्रोडक्शन को इम्प्रूव करें ताकि सब कोई अच्छे से रह पाए, सब कोई को जो भी उसका बेसिक नेसेसिटी है उसको वो अच्छे से मिल पाए। इसलिए हम लोगों को टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को लाने की जरूरत पड़ी है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इंस्टीट्यूशनल और क्या क्या टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इंडिया में लाए गए। चलिए अब क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए। कलेक्टिवाइजेशन, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम को एबोलिशन उसका कर दिया गया। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी कि सारे लैंड्स को एक जगह मर्ज करके और उस पे कल्टीवेशन का काम शुरू कर दिया गया। लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, हर 5 साल का एक प्लान तैयार होता है जो गवर्नमेंट करती है और इस प्लान में जो भी चीज हमारी कंट्री में डेवलप अच्छे से नहीं हो रहा है या फिर जो भी चीज में हमारी लैकिंग पता चलती है उसके ऊपर ये लोग काम करते हैं। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये सारे चीज आफ्टर इंडिपेंडेंस की ही मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लाया गया? 1951 टू 1956। FYP का यहाँ पे मेरा मतलब है 5 ईयर प्लान। इसका ड्यूरेशन क्या था? 1951 टू 1956। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस जो था वो लैंड रिफॉर्म था, यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर इसका मेन फोकस था, यानी कि उसका ये था आइडिया कि हमको एग्रीकल्चरल सेक्टर को अच्छे से डेवलप करना है, वेल डेवलप्ड उसको बनाना है। बट क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म लॉज, बहुत सारे लॉज को बनाया भी गया, बट क्या हुआ कि पीपल्स उसको अच्छे से फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से इनका जो 5 ईयर प्लान बना, जो भी लॉज बना वो फेल हो गया। अब ठीक है, फेल हो गया, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या लाया गया जिसकी वजह से फार्मर्स को दिक्कत ना हो। सो क्रॉप का इंश्योरेंस होना शुरू हुआ कि अगर ड्रॉट आ जाए या फिर फ्लड आ जाए तो वो जो फार्मर है उसकी तो जो भी प्रोडक्शन होगा, उसकी जो भी बेसिक नेसेसिटी होगी वो सब तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अपने प्लांट को, अपने क्रॉप्स को कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, उससे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो उससे मार्केट में भी नहीं सेल कर सकता है। इसकी वजह से क्रॉप का इंश्योरेंस होने लगा अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, बहुत सारे जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उसके अगेंस्ट जाके। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स। अब ग्रामीण बैंक यानी कि विलेजेस में बैंक खोल दिया गया। क्यों? फार्मर्स को एट लो इंटरेस्ट रेट लोन देने के लिए। अगर फार्मर्स बाहर से यानी कि सिटी एरिया से, अर्बन एरिया से जाके लोन लेंगे तो उनको हाई कॉस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन्स मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या की कि उसी विलेज में एक ग्रामीण बैंक खोल दी, बहुत सारी बैंक्स खोल दी, जिसका क्या था मेन मोटो कि हम लोगों को फार्मर्स को एट लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करना है। क्लियर। अब और क्या क्या कुछ स्कीम्स और लाए गए, जिसमें से मेनली 2 स्कीम्स थे, KCC एंड MSP। KCC इट मींस किसान क्रेडिट कार्ड, किसान लोगों का क्रेडिट कार्ड बना और राशन कार्ड्स भी बना, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है उनको लो प्राइस पे कोई भी फूड देती है। और MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम
सपोर्ट प्राइस, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो एक फिक्स्ड प्राइस एक क्रॉप पे लगा देती है कि ये क्रॉप हम इतने में लेंगे। मान लिया कि अगर हम वीट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बोलती थी कि चाहे प्रोडक्शन हाई हो चाहे प्रोडक्शन ना हो, लो हो, हम 100 रुपए में आपका ये वीट क्रॉप लेंगे। तो वहां पे क्या होगा, वो ₹100, वो तो फिक्स्ड प्राइस हो गया। तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। इससे क्या होता है कि फार्मर्स को है वो एक ये मिल जाता है कि चलो मेरा जो भी प्रोडक्शन होगा लेकिन हमको गवर्नमेंट में को तो इतने ही प्राइस पे देना है जो वो फिक्स कर चुकी है। हर बार गवर्नमेंट जो है वो प्राइस बढ़ाएगी तो नहीं। क्लियर? सो दीज आर ऑल अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। चलिए अब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या क्या लाया गया टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन को हम लोग ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जानते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 में लाया गया था, यानी कि यूजेस ऑफ HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जिसके यूज करने से हमारा प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो। और व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि ग्रोथ ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि मिल्क के जितने भी ग्रोथ है, मिल्क एक डेयरी प्रोडक्ट है और उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया गया। और व्हाइट रिवॉल्यूशन में फार्मर्स को भी इनकरेज किया गया कि नहीं, आप लोग डेयरी प्रोडक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए क्योंकि उसका भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 में हुआ था और व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि ऑपरेशन फ्लड 30 जनवरी 1970 में ये लागू किया गया था। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, वो उसी के तहत लाया गया था। द ऑर्गेनाइजेशन इज NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। इस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। सो ये लाया गया। अब एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स जो है उसे टीवी और रेडियो यानी कि टेलीविजन और रेडियोस पे दिखाने लगा कि लोग इसके बारे में जाने और फार्मर्स का कुछ हेल्प भी कर दें। गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी देने लगी। सब्सिडी देने का मतलब यानी कि सब्सिडी यहाँ पे किसको बोलेंगे, मान लिया कि फार्मर को वीट का कल्टीवेशन करना है तो उसको वीट के कल्टीवेशन के लिए जो भी सीड्स, जो भी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर जो भी चाहिए वो मार्केट से जाके लेगा। मान लिया टोटल कॉस्ट उसका ₹100 है और गवर्नमेंट क्या की कि उस फार्मर को ₹50 गवर्नमेंट की तरफ से मिला। फार्मर्स का कितना लगा, सिर्फ 50 लगा, फार्मर्स का टोटल 100 तो नहीं लगा। तो जो ₹50 गवर्नमेंट की तरफ से उसको लगा उसे हम लोग सब्सिडी बोलेंगे, यानी कि सब्सिडी गवर्नमेंट देती है फार्मर्स को। सो इसकी वजह से क्या होगा, फार्मर्स का पैसा कम लगेगा और फिर जब वो उसे मार्केट में सेल करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो टोटल 100 का था तो वो उससे ज़्यादा कॉस्ट में सेल करेंगे। फार्मर का तो सिर्फ 50 लगा, तो अगर वो चाहे तो वो 50 यानी कि 70 to 80 अंडर 100 कॉस्ट में भी वो उसे सेल कर सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर ऑल अबाउट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। चलिए अब हम लोग एक स्टोरी सुनते हैं अबाउट भूदान एंड ग्रामदान। इन दोनों वर्ड का पहले तो मतलब जान लेते हैं। एक्चुअली ये दोनों एक हिंदी वर्ड है जिसे इंग्लिश में लिखा गया है भूदान। भू इट मीन्स भूमि, लैंड, लैंड को यानी कि भूमि को दान करना, भूदान। एंड ग्राम, ग्राम इट मीन्स विलेज, सो विलेज को दान करना, नॉन ग्राम दान। इस स्टोरी में हम लोग विनोबा भावे के बारे में पढ़ेंगे। विनोबा भावे एक महात्मा गांधी के आइडिया को स्प्रेड करना चाहते थे और इसीलिए विनोबा भावे को हम लोग महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल हीयर के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी का जो आइडिया था, यहाँ पे MG का मतलब महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का जो आइडिया था ग्राम स्वराज्य का, ग्राम स्वराज्य का मतलब कि आप सिटी को इतना डेवलप मत कीजिए, सबसे पहले तो आप विलेजेस को डेवलप कीजिए। महात्मा गांधी का ये कहना था कि कोई भी डेवलपमेंट, किसी भी टाइप का डेवलपमेंट हो, वो डेवलपमेंट या फिर कोई भी काम हो, बॉटम टू टॉप होना चाहिए, टॉप टू बॉटम नहीं होना चाहिए। ये महात्मा गांधी का आइडिया था। सो महात्मा गांधी के बाद विनोबा भावे ने
महात्मा गांधी के आइडिया को स्प्रेड करने का काम शुरू किया और उन्होंने पद यात्रा शुरू किया। पद यात्रा, पद इट मींस पैर, यानी कि वो नंगे पैर चल के जाते थे, हर विलेज वो भटकते थे और फिर हर विलेज में जाके वो महात्मा गांधी के इस ग्राम स्वराज के आइडिया के बारे में बताते थे, उसके बारे में डिस्कस करते थे। एक बार क्या हुआ, पोचमपाली एक जगह थी आंध्र प्रदेश में। अब ये कहाँ है, यानी कि प्रेजेंट ये कहाँ है, तेलंगाना में है। उस वक्त ये आंध्र प्रदेश में थी। तो चलिए पोचमपाली में क्या हुआ। पोचमपाली एक विलेज का नाम है जो कि आंध्र प्रदेश में थी। इन प्रेजेंट डे नाउ इट इज इन तेलंगाना। वहां पे विनोबा भावे पहुंचे। विनोबा भावे वहां पे स्पीच दे रहे थे, यानी कि वो स्पीच दे रहे थे टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी, दैट इज ग्राम स्वराज्य। उनके स्पीच देते देते बीच में एक लैंडलेस फार्मर आए और बोले कि आप तो स्पीच दे रहे हैं कि ठीक है, ग्राम यानी कि विलेज को डेवलप करना है और फार्मर्स को डेवलप करना है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करना है, लेकिन जब हम लोगों के पास लैंड ही नहीं है तो हम लोग डेवलप कैसे होंगे। एक लैंडलेस फार्मर आए और ये अपनी बात विनोबा भावे के आगे उन्होंने रखा। सो विनोबा भावे ने बोला कि ठीक है, मैं इसका भी कोई सॉल्यूशन निकालता हूँ। मैं आपको प्रॉमिस नहीं करूंगा कि आपको लैंड मिल जाएगा और आपका भी डेवलपमेंट होगा, लेकिन ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं गवर्नमेंट से इस बारे में बात जरूर करूंगा। तभी क्या हुआ कि एक श्री रामचंद्र रेड्डी एक इंसान आए और उन्होंने उनके पास बहुत ज्यादा लैंड था, जिसमें से वो 30 एकड़ लैंड को लैंडलेस फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और वो ये काम क्यों किए? क्यों? उनको अपना लैंड प्यारा नहीं था, वो अपने लैंड से छुटकारा पाना चाहते थे? नहीं, वो ये सोचे कि अगर विनोबा भावे गवर्नमेंट से जाके बात करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लैंड सीलिंग एक्ट, जिसके पास ज्यादा लैंड रहेगा उस पूरे लैंड को सील करके वो अपने अकॉर्डिंग फार्मर्स को दे देगी। तो श्री रामचंद्र रेड्डी ने क्या सोचा कि क्यों ना गवर्नमेंट के पहले मैं अपना लैंड, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा लैंड है तो गवर्नमेंट तो मेरे लैंड को भी सील करेगी, तो क्यों ना मैं अपना लैंड पहले ही लैंडलेस फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। सो श्री रामचंद्र रेड्डी ने क्या किया, अपने पूरे लैंड का 80 एकड़ लैंड लैंडलेस फार्मर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि अपनी भूमि को दान कर दिया। सो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इस एक्ट को भूदान। नाउ अब उसी विलेज में, ये सारे स्टोरी पोचमपाली के ही हैं, उसी विलेज में जो जमींदार सारे विलेजेस के ओनर, यानी कि बहुत सारे जमींदार थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब जिनके पास विलेज ही नहीं है, जिनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं है, लैंड भी नहीं है, वो लोग कैसे डेवलप होंगे। तो लैंड सीलिंग और विलेज सीलिंग एक्ट को देखते हुए जमींदार क्या किए कि उनके अंडर जो भी विलेज था वो भी क्या किए, लैंडलेस और जो जिनके पास विलेज नहीं था वैसे फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यानी कि विलेजेस यानी कि ग्राम को वो दान कर दिए। इसी एक्ट को क्या बोलेंगे, ग्राम दान। तो ये जो भूदान एंड ग्राम दान जो मूवमेंट चला, ये ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। 1951 की ये स्टोरी, 1951 में विनोबा भावे ने ये सारे काम किए थे। अब ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के यहाँ पे क्या मतलब है, यानी कि बिना खून खराबे के कोई भी वॉर नहीं हुआ, कोई भी सिविल राइट्स नहीं हुआ, बिना खून खराबे के, बिना वॉर के सब कुछ अच्छे से महात्मा गांधी जी का जो आइडिया था ग्राम स्वराज्य का वो अच्छे से हो चुका और उसे स्प्रेड करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, विनोबा भावे का। तो ये थी भूदान और ग्रामदान की स्टोरी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी। अब नेशनल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। As we know that agriculture is the backbone of Indian economy. Clear? अब GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP हमारे कंट्री में लो था, बट एम्प्लॉयमेंट यानी कि शेयर इन एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाई था। अप्रॉक्स 50 to 60%
पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंगेज थे। इसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो गया और गवर्नमेंट को शेयर इन जीडीपी, इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी का रेट बहुत ही ज़्यादा गिरते जा रहा है। तो वो इतने बड़े पॉपुलेशन को अच्छे से उनकी बेसिक नेसेसिटी को, उनके रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बन गया। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज आया गवर्नमेंट के सामने कि आखिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम लोग फीड कैसे करेंगे। कुछ स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा ताकि ये जो भी कॉजेस थे, जो भी डिमेरिट्स थे, उन लोगों को वो इम्प्रूव कर सके, उन लोगों को एक बैलेंस कर सके उन लोगों को। गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देखता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। ये सारे जो भी चीज़ होते हैं उनका देख रेख कौन करता है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्लियर। और गवर्नमेंट क्या क्या की, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज लागू कर दी। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज यानी कि बोला गया कि इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को जो भी पढ़ेंगे आप लोगों को पूरे एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज मिलेगा। लोग क्या करने लगे, जो भी मैक्सिमम लोग तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही एंगेज थे, तो मोस्टली पीपल्स क्या करने लगे, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में जाके एग्रीकल्चरल सेक्टर को कैसे वेल डेवलप्ड बनाना है उसके बारे में पढ़ाई शुरू कर दी है। अब एक डाटा यहाँ पे दिया गया है एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज का एंड सर्विसेज का, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का एक डाटा दिया गया है और इसका ओवरऑल जीडीपी भी दिया गया है। 2013 टू 2016 इस इतने साल में क्या क्या चेंजेस हुआ, जीडीपी बढ़ा या जीडीपी घटा। एग्रीकल्चर में पहले हम लोगों ने क्या देखा, पहले तो बढ़ा फिर घटा, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा बढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा कब था, 13 टू 14 वाले ईयर में। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह में हम लोगों ने क्या देखा, लास्ट होते होते जीडीपी हम लोगों का इसका जो भी कंट्रीब्यूशन था नेशनल इकोनॉमी में वो बढ़ गया। सर्विसेज यानी कि टर्शरी सेक्टर का जो भी कंट्रीब्यूशन था वो भी इसके मुताबिक थोड़ा बढ़ा, उतना ज्यादा नहीं घटा, लेकिन हम लोगों को इस डाटा में ओवरऑल जीडीपी को देखना है। ओवरऑल जीडीपी जो थी, ओवरऑल जीडीपी अगर किसी भी ईयर की हम लोग बात करें तो ओवरऑल जीडीपी आज के भी रेट में वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे हम लोग 2016 की डाटा को लेके बात कर रहे हैं, इसीलिए 2016 का हम लोग यहाँ पे मानेंगे तो सबसे ज्यादा है। 13 टू 14 से भी ज्यादा है, 15 से भी ज्यादा 16 में है। 7.6 इसका जो भी रेट था, जो भी शेयर था इसका नेशनल इकोनॉमी में वो है। अब इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि चलिए अब इसका शेयर तो ओवर ईयर्स बढ़ते ही जा रहा है, शेयर इन जीडीपी। और ये सारे चीज़ क्यों हुए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कुछ एस्टैब्लिशमेंट की, वो कुछ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की जो उसका देखभाल करे, उसको वेल डेवलप्ड बनाए, अच्छे से रहने लायक उसको बनाए और उसको ऐसे लैंड बना दे एग्रीकल्चरल लैंड को ताकि उस पर कोई भी क्रॉप अच्छे से वेल डेवलप्ड ग्रो करे और किसी भी फार्मर्स को या फिर किसी भी कोई भी पीपल्स को दिक्कत ना हो उस पर रहने के लिए। इन सब की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे चैलेंजेस आए। अब फार्मर्स क्या हुए कि पहले तो वो बहुत ज़्यादा गिर गए थे कि अब क्या होगा, अब मेरे पास तो लैंड नहीं है, मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, विलेज नहीं है रहने के लिए, तो क्या हम अपनी बेसिक नेसेसिटी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट तो इसके लिए सारे एस्टैब्लिशमेंट की, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे एनजीओज भी खोले जिसके तहत जाके फार्मर्स जो है वो अपना जो भी प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थे उनका रेट भी बढ़ा। क्यों बढ़ा, और मैंने यहाँ 52% लिखा है, आज के डेट में और भी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर ही हमारे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। अगर एग्रीकल्चर से ही बाकी सारे चीज़ होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर ही नहीं रहेगा, क्रॉप ही नहीं प्रोड्यूस होगा तो हम लोग खाएंगे क्या, और जब खाएंगे ही नहीं कुछ तो फिर हम लोग लाइफ में नहीं रहेंगे, हम लोग डेड हो जाएंगे। सो
एग्रीकल्चर का एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया था कि जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती थी फार्मर्स को प्रोडक्शन में किसी भी क्रॉप पे, वो कम हो गया, वो डिक्रीज हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी फार्मर जो भी प्रोडक्ट को वो मार्केट में सेल करेंगे उसका कॉस्ट तो वो हाई जाएगा, क्योंकि सारा पैसा तो फार्मर्स का लगा, मैक्सिमम पैसा तो फार्मर्स का लगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी दी वो डिक्रीज हो गया। और इसके वजह से क्या होता था कि जो भी इंडियन फार्मर्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से मार्केट में जो भी प्रोडक्ट जाता था हमारे इंडिया का, तो वो एक हाई कॉस्ट पे जाके गिरता था। So these are all about contribution of agriculture to the national economy. National economy में किसका कितना कंट्रीब्यूशन था और कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ा या घटा, क्या क्या सब्सिडी चैलेंजेस आए, क्या सब्सिडी गवर्नमेंट दी थी, गवर्नमेंट का सब्सिडी बढ़ा या घटा। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैंने पहले भी बोल चुका है इस चैप्टर का नोट्स मेरे वीडियो पार्ट नंबर 3 के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।